कि जो कुछ अगर अच्छा किया जा सकता है वो सिर्फ एक एजुकेशन से ही किया जा सकता है। डेफिनेटली। मेरे जहन में एकदम घुस गई बात और आई थॉट लेट मी लीव। मैंने सब कुछ छोड़ा और एजुकेशन के फील्ड में आ गया ताकि बच्चों का भविष्य ही इस देश का भविष्य है। बिल्कुल। अभी इंस्टीट्यूशंस की जो प्रायोरिटीज़ है वो अगेन मैं कहता हूँ वो मनी हो गया। गर्व होता है कहने में कि कोई भी बच्चा, ये नहीं कह सकते इंटेलिजेंट नहीं, जो फर्स्ट 3 years इज अ फाउंडेशन फॉर होल लाइफ। हेलो एवरीवन, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन वर्ल्ड में जिनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ एजुकेशन और बच्चों के, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए डेडिकेट कर दी है। इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे कॉलेजेस को ग्रो किया, टीचर्स को गाइड किया और एजुकेशन फील्ड में कई सारे नए चैलेंजेस को फेस कर कर चेंजेस भी लाए। 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, कई सारी कहानियाँ। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे है सर आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर फॉर दिस पॉडकास्ट एंड दिस एजुकेशन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई फील दैट कि जो कुछ अगर अच्छा किया जा सकता है वो सिर्फ एक एजुकेशन से ही किया जा सकता है। डेफिनेटली। तो सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, आपके दिमाग में कैसे ये आया कि हाँ मुझे इस फील्ड में कुछ करना है? When I started my career in corporates, I used to work very hard and I used to think, मैं सोचता था काफ़ी कि हम अपने कंट्री के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। And I used to read one quote from a commission called कोठारी कमीशन। Okay. उन्होंने कहा था कि देश का भविष्य सिर्फ क्लासरूम्स में है, कक्षाओं में देश का भविष्य का निर्माण होता है। Definitely. तो ये मेरे जहन में एकदम घुस गई बात और आई थॉट लेट मी लीव। मैंने सब कुछ छोड़ा और एजुकेशन के फील्ड में आ गया। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रोफेसर इन मैनेजमेंट। देन आई स्टार्टेड सेटिंग अप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन। मेरा काम एक क्वालिटी कैसे एक इंस्टीट्यूशंस में लाना है और एक जो स्टूडेंट है, एक छात्र छात्राएं हैं, उनमें हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उस पर मेरा काफ़ी काम है और वो मैंने काम करने की कोशिश की और मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली। मुझे इसको कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे जब मैं प्रोफेसर था एक इंस्टीट्यूशन में, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज IIMS एंड IFT जैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स। तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, बिल्कुल सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मैं इसको मानता हूँ। और यही एक रीज़न था, यही एक पॉइंट था दैट इट मेड मी टू गेट इनटू एजुकेशन। और मेरा पैशन है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई ऑलवेज वर्क ऑन अ क्वालिटी। जैसा यूनेस्को ने कहा एक बार कि अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है हमारे एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में जी, तो वो सिर्फ एक टीचर कर सकता है। डेफिनेटली। और दुर्भाग्यवश हमारे वहीं से मुझे लगता है हमारी शुरुआत होती है। करेक्ट। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो टीचर्स ट्रेनिंग है। टीचर्स हमारे यहाँ अगर अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो जाएगा। सर और आपको क्या क्या कमी लगती है कि टीचर ट्रेनिंग में क्या भी कमी है? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जो आज के टीचर्स हैं उनमें पैशन की कमी है। पैशन नहीं है। yes. और एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है टीचर्स में कि हमको ये अच्छा करना है। वो मिसिंग है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, बट एक पूरा हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का बन गया है कि बस सब काम करना है, सिर्फ पढ़ा के फॉर्मेलिटी करना, बट वी आर नॉट कंसर्न फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन। और हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों में क्या बदलाव आए। Exactly. अगर हम ये सोच के काम करेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर क्या बदलाव आना है, क्या चेंज आना है, तो आई थिंक हम अपने पैशन को एक अच्छी तरह जिंदा रख सकते हैं। सो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि अभी जैसे आपने बोला कि टीचर्स की थिंकिंग ऐसी हो गई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली इसके पीछे रीज़न मैं तो यही कहूँगा कि
जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, एक हमारे समाज के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं जी। वो चेंज हो गई हैं। और मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी इस समय है वो मनी सबसे पहले आ गया है ना? सही बात और है। बाकी सब चीज़ पीछे हो गई। जी। फॉर मी, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो अगर हम एजुकेशन में बदलाव लाते हैं, कुछ अच्छा जेन्युइन कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि एज मैंने शुरुआत में कहा कि बच्चों का भविष्य ही इस देश का भविष्य है। बिल्कुल। अगर हम उनके भविष्य को बना देते हैं तो देश का भविष्य बन जाए। और मैं यही मानता हूँ कि यही सबसे बड़ा प्रायोरिटी है एंड यही एक सबसे बड़ा लक्ष्य है और उद्देश्य है कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, प्रायोरिटी। तो सर, जैसे जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है उसको लेकर? देखिए, अभी इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग इट, अभी इंस्टीट्यूशंस की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अगेन मैं कहता हूँ वो मनी हो गया है। जबकि प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए पीछे क्या उद्देश्य है, तो अगर वो उद्देश्य सही होगा, ऑब्जेक्ट सही होगा, तो समाज में कंट्रीब्यूशन भी सही हो जाएगा। और मेरा ये बड़ा अच्छा मानना है, अगर ये बदलाव आ सकता है किसी तरह से तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी जो पर्सनली मुझे फील होता है, अगर मैं अपनी स्कूल की बात बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी कि जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं, मीडियम एवरेज स्टूडेंट थी। तो कभी ऐसा होता था कि नहीं भी अच्छे जा रहे हैं पढ़ाई में, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ जो हुआ वो टीचर्स ने क्या किया कि जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है ना उन पर फोकस किया। यस, मे बी ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अपने बचपन में गलत लगी। हाँ। कि जो अच्छा बच्चा है आप उसको चुनकर उस पर फोकस कर रहे हो, और जो वीक है या नहीं उनका मुकाबला कर पा रहा है आप उसका हाथ छोड़ दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि टीचर को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए नहीं, स्टूडेंट ये का, बड़ी राइट? अच्छा पॉइंट आपने दिया है और ये हमारे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी कमी है। और आप देखेंगे कि इस पे अभी हमारे देश के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बच्चा अयूनिक होता है एग्जैक्टली। और हर बच्चे के लिए एक यूनिक डिज़ाइन चाहिए उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। विदेश में बड़ा अच्छा काम होता है, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन। हर बच्चे के लिए एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि जिस तरीके से उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और मेरे ख्याल से आंसर आपके इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन आंसर है क्योंकि हम लोग नहीं काम करते अपने कंट्री के अंदर कि अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन के ऊपर काम नहीं करते। हर बच्चे के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे बड़ा गर्व होता है कहने में कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकते इंटेलिजेंट नहीं। गॉड हैज गिवन एवरीवन द सेम टैलेंट। गॉड ने सबको एक बराबर टैलेंट दिया हुआ है। सम ऑफ देम आर एबल टू गेट आउट दिस टैलेंट, सम ऑफ देम आर नॉट एबल टू टेक आउट दिस टैलेंट। एंड जब टैलेंट आने की बात, निकलने के अंदर से निकलने की बात आती है, तो उसमें मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट, एक सिस्टम एंड द पैशन ऑफ टीचर्स, द फिलॉसफी बिहाइंड द स्कूल्स, दैट मैटर्स। और वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वही मिसिंग हो रहा है। जैसे आपने बात करी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करते समय क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होना प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री अभी जो प्रायोरिटी है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, इज ओनली मनी। एग्जैक्टली। अगर उनका प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और समाज के अंदर बदलाव हो जाएगा और अच्छा काम करेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। सो द प्रायोरिटी हैज टू बी द ट्रांसफॉर्मेशन देन मनी। बट हमारे यहाँ क्या है कंट्री के अंदर, मनी फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो सर, जैसे कि आपने टीचर ट्रेनिंग की बात करी, तो आपके प्रोग्राम में मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपके प्रोग्राम में ऐसा क्या अलग है जो बाकी सबसे इसको अलग बनाता है, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें। फॉर मी, एज यूनेस्को ने एक बार कहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन इज, और फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन इज ओनली टीचर। 90% role of a teacher in quality of education is
ओनली टीचर, ओनली टीचर, ओनली टीचर। एंड हमारे देश के अंदर दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड टीचर्स ट्रेनिंग इन द कंट्री। तो इस फील्ड में हमने एक बड़ा यूनिक काम किया है। हमने इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जो एक भारत सरकार की संस्था है, सीडेक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इस पोर्टल को डेवलप करने में हमारी हेल्प करी। अच्छा। टेक्नोलॉजिकली सारा पोर्टल उन्होंने डिज़ाइन किया और हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स ट्रेनिंग के जो भी प्रोग्राम्स है, चाहे वो बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, all these programs can be delivered with this digital platform. The name of the platform is www.ebed.in. Okay. You know, because normally क्या होता है इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, स्टूडेंट्स जो टीचर्स जो फ्यूचर टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफ बीएड प्रोग्राम्स आर नॉट गोइंग टू कॉलेज. Even for in the duration of 2 years, they hardly go for let's say 5-10 days in a year to get their examination done and to get their practical examination done. That's all. So they are not getting training. They are just getting a piece of paper, जिसे कहते हैं डिग्री. जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिला तो आगे वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? That's very unfortunate. बट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप से वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल के थ्रू वो उसके अंदर सारा कोर्स मटीरियल पढ़ सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं और वो उसके अंदर सारी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा फीचर हमने इसके अंदर डेवलप किया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स इस पर ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। तो ये एक्सपीरियंस टीचर्स जितने भी होंगे उनके लिए भी है और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी है? बेसिकली तो हमने ये प्री सर्विस टीचर्स के लिए रखा है, जो प्रोग्राम्स कोर्स जो करते हैं, जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, एमएड हो गया, यानी जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर किए जा सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज दैट whatever student is doing, that can be monitored, that can be evaluated with the help of a pictures. The student is supposed to upload their videos. जैसे क्लासरूम में अगर वो प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जा रहा है ना, बीएड के अंदर वो बच्चे को जाना होता है किसी स्कूल में और पढ़ाना होता है बच्चों को, तो पढ़ाते समय वो अपना वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं और उस वीडियो को जो भी प्रिंसिपल है या जो भी स्टेक होल्डर है वो इसको देख सकता है कि जो इस टीचर के अंदर पढ़ाने की कला आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, डेफिनेटली। तो उसके अंदर वो उनको फीडबैक भी दे सकता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी। तो ये बड़ा अच्छा हमने ये पोर्टल डेवलप किया है एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू आउट द कंट्री। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग इज़ अ मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ कंट्री, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे कंट्री की बात आई तो आप इंडिया से बाहर भी गए हैं, आपने Yes. वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा, तो यहाँ हम उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है? जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं हिंदुस्तान में, अगर एजुकेशन में बात करें और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, तब अकाउंटेबिलिटी एंड द पैशन ऑफ अ टीचर एंड द फिलॉसफी बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे देश के अंदर और बाहर जितने भी कंट्रीज हैं। मुझे मौका मिला 6 महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के साथ काम करने का। तो मैंने वहाँ टीचर्स के साथ काम किया, मैंने रियलाइज़ किया दे आर मोर प्रोफेशनल, दे आर मोर पैशनेट, दे हैव देयर अकाउंटेबिलिटीज़ कि हमको ये कंप्लीट करना है एंड द विजन फॉर दैम इज़ अ मिशन फॉर दैम इज़ अ अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ रहे हैं उनके अंदर बदलाव लाना, तो वो फ़र्क है हमारे देश के अंदर और यही रीज़न है कि वी आर आई वुड से दैट 50 years बिहाइंड फ्रॉम दीज अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन एजुकेशन एरिया।
सर अभी जैसे कि हम अभी मुझे लगता है कि ये कुछ सालों से ही ऐसा रूल आया है कि जब छोटा भी बच्चा होता है हम उसका एडमिशन कराने जाते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है। करेक्ट। अगर वो उसको कर लेता है क्रैक देन आप आओ एडमिशन लो, अदरवाइज नहीं आप दूसरे स्कूल में जाओ। तो ये आपको क्या लगता है कि ठीक है? नहीं, देखिए, ये जो सिस्टम है, ये अगेन, ये कुछ ही स्कूलों में होता है ना। मुझे लगता है जो बहुत हाई क्लास स्कूल है करेक्ट, उसमें कुछ ही स्कूलों में होता है, बट इफ यू लुक एट इट, कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ बच्चे नहीं हैं। हाँ। जैसे अभी यूपी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ छोटे छोटे स्कूल्स को मर्ज किया गया है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, क्यों, वहाँ बच्चे नहीं हैं। बट इन छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेना, आई थिंक इज नॉट गुड, एक अच्छी बात नहीं। जी। मैं मानता हूं कि हर बच्चा के अंदर जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, बराबर है। गॉड ने सबको बराबर पोटेंशियल दिया हुआ है। ये सिर्फ एक पॉलिसीज हैं, और जो जिन्हें मैं कहूँगा एक बड़ी गलत पॉलिसीज हैं, जो बच्चे का इंटरव्यूज लेते हैं, रिजेक्ट करते हैं, एंड देयर इज अ रैट रेस ऑल्सो, कि सब यही चाहते कि मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ें। इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सभी स्कूल के अंदर, सभी बच्चों के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इनको अच्छा किया जा सकता है। एक अच्छी पैशन और अच्छा इच्छा शक्ति से हम सभी स्कूलों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, और हर स्कूल को अच्छा बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर हैज टू बी अ गुड टीचर्स, अच्छे शिक्षक हों और अच्छी फिलॉसफी हो स्कूल के पीछे। मीन्स ये स्कूल क्यों बनाया गया, क्यों बनाया, बिल्कुल। अगर वो फिलॉसफी को हम ईमानदारी से फॉलो करें तो सारा सब कुछ अच्छा हो सकता ऐसा बहुत कम होता है, है, और यही नहीं हो रहा। ये बोलना पड़ेगा, बट Yes. ऐसा कम होता है। ऐसा कर, सर आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हैं, तो हाँ। उसका क्या रीज़न है? जो मेरा फोकस ओनली टीचर्स, नथिंग एल्स। वहाँ टीचर्स भी नहीं जाते हैं, मुझे लगता है बहुत जाते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, जाएंगे तो आधे दिन के लिए जाएंगे। हाँ, या फिर सर ऐसा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स खुद ही इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने, मैंने शुरुआत में बोला ना, वो जो उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग किया वो सिर्फ डिग्री लिया, हाँ। उन्होंने स्किल्स नहीं लिया, पढ़ाने का स्किल्स नहीं लिया। तो जब उनके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कैसा अच्छे वो कर सकते हैं स्कूल में, अच्छे बच्चों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने स्कूल को कैसे अच्छा स्कूल बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। सो द अगेन कमिंग बैक कि टीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन द कंट्री। क्योंकि मुझे लगता है वो तो नींव है, अगर वही कमजोर हो जाएगी तो फिर तो वो कम है हमारे कंट्री, वही सबसे ज़्यादा वीक है हमारे। तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ टीचर्स को अभी भी नहीं पता है कि एजुकेशन और स्किल में क्या डिफरेंस है, तो उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहेंगे ये बात? मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमने आपको एक कार चलाने के लिए आपको किताब दे दी कि आप इस किताब को पढ़ लो और कार लेके चले जाओ। इज इट पॉसिबल? नो नो, आपको कार चलाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपको हमने एक स्विमिंग के लिए किताब दे दी कि आप इसको पढ़ लो और स्विमिंग पूल में कूद जाओ, कर सकते हैं क्या? डूब जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक्सीडेंट हो रहा है। आपने देखा होगा कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बंद होते जा रहे हैं। हाँ। बच्चे पूरे नहीं मिल रहे हैं उनको। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो इंजीनियरिंग सब किताब से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लैब्स के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, इस वजह से वो बंद होते जा रहे हैं। तो बड़े बदलाव की ज़रूरत है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और मुझे लगता है कि देर आर गुड पीपल अराउंड, अच्छे लोग भी हैं और पैशनेट लोग भी हैं। द परसेंटेज वेरी लो। तो ये सफ़र मुश्किल ही रहेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा सर, बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, कि जैसे जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक बुक्स नहीं देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। हाँ। हमारी एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में लागू हुई है, और यहाँ भी एक फाउंडेशन लेवल का उसमें शुरू करने का स्कूल में मीन्स जो
एक तो फाउंडेशन क्लास होगा, अर्ली चाइल्डहुड क्लास हो गए, जिसके अंदर पहली 3 क्लास और 1 and 2, तो पहली 3 years तक, पहले 3 साल तक बच्चे को बुक्स नहीं लेनी है। वो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये मेंशन किया गया है। अच्छा। बट आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आता कि ये स्कूल क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, क्यों बच्चों के बोझ डाल रखा है उनके ऊपर किताबों का। क्योंकि वो जैसे कि मैंने बताया कि ये नींव है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अगर हम उन पे बुक्स का बोझ डाल देंगे तो मुझे लगता है कि बेसिक मैनर्स, बेसिक चीज़ें, क्या दुनिया है, कैसे आपने आगे ग्रो करना है, क्या करना है, पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो उसके लिए मुझे लगता है जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है तो 2-3 साल तो उसको चाहिए होते हैं। नहीं, इसका देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, एंड इट्स रिक्वायर्ड इन अ कंट्री, क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट 3 years इज अ फाउंडेशन फॉर होल लाइफ। डेफिनेटली। और उस फाउंडेशन को हम अगर जितना मजबूत कर पाएंगे वही फ्यूचर होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो जो फाउंडेशन है वही हम लोग का बड़ा खराब हो रहा है, बिकॉज बच्चों को बुक्स दे दी जाती हैं, टीचर्स को ये मालूम नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और टीचर्स दे डू नॉट नो। सिर्फ वो क्या करते हैं, क्लास में जाएंगे और वो जो भी उनको कहा जाता है वो करके आ जाते हैं। रटा दिया बच्चों बस को रटा दिया, 2-4 पोइम बता दिए, कुछ बता दिया, दैट्स इट। वो भी अपना फॉर्मेलिटी करते हैं। तो इस बड़ा अनफॉर्चुनेट सिस्टम है वो। अब जैसे फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी करीब 200-250 ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें हम IB स्कूल्स के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ओके। वहाँ ग्रेड 6 तक एक प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम चलता है, PYP प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। उस PYP प्रोग्राम के अंदर वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। अच्छा। वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ऑफ इंक्वायरी चलाते हैं, POI बोलते हैं। उस प्रोग्राम ऑफ इंक्वायरी के अंदर वो सिर्फ सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट्स को मर्ज करके और क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। अच्छा। जैसे ये हमारा क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के अंदर हम प्रोवोकेशंस रख देते हैं। तो बच्चा आके पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, क्रिएटिविटी से उसको ये क्या है। पढ़ाना। तो जब वो पूछेगा तो टीचर बताएगा ये है, तो ही इज लर्निंग बाय डूइंग। ये चेंज लाने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से बुक्स की कोई जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है बुक्स की। हाँ। यस, दिस इज दैट्स व्हाट आई फील। बड़े चेंज की जरूरत है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम वही पुराना सिस्टम लेके चले आ रहे हैं। हमारा पुराना सिस्टम तो बहुत अच्छा था। हाँ डेफिनेटली अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं आज भी अपने टीचर्स को याद करता हूँ। वो हमको पहले दिन देते थे, भाई कल इसको पढ़ के आना है, इसको याद करके आना है, और कल हमको सुनाना है। हाँ। ओके, और नहीं सुनाए तो क्या होता था, फिर पिटाई होती थी। और उसमें मुझे लगता है पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे कि आप मारो बच्चा है, आप डांटो, लेकिन अभी पेरेंट्स बहुत ज्यादा बाउंड्री बना दी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बहुत ज्यादा बाउंड्री बना दिया, एक ये भी रीजन हो सकता है, कर नहीं सकते। हाँ। बट मुझे लगता है वो ऐसा क्यों होता था कि वो टीचर ये जेन्युइनली चाहता था कि हम इसको याद करें, हम इसको कल आए तो स्कूल में आए तो याद करके आए। आजकल ना टीचर को मतलब है ना किसी को मतलब है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बड़ा थोड़ा सा सिस्टम खराब हो रहा है, और इसके लिए एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है अगर देश को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सर आपने इतना ज़्यादा सोचा, इतनी ज़्यादा हमें सारी बातें बताई, और आगे की बहुत अच्छी प्लानिंग है, होप फॉर द बेस्ट कि वो आगे हो। तो सर इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ मिलती है? कोई आपके गुरु जिनसे आप इंस्पायर हुए हों देख कर? नहीं, मैं बेसिकली अपनी किताबों को पढ़ता हूँ। जो हमारे जैसे मैंने कहा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, मेरा नॉलेज मैनेजमेंट फील्ड है, तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है मैं उसको पढ़ता हूँ। उसमें बहुत कुछ है। They have a science, they have a latest medicine, they have let's say सब कुछ है उन जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो हमारे पुरानी किताबें हैं, चाहे कोई भी हो XYZ, उसके अंदर बड़ा ट्रेडिशनल नॉलेज है, मैं उनको पढ़ता हूँ। और जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जो भी बच्चा है उनको बराबर टैलेंट दिया गया है, भगवान ने उनको, गॉड ने बराबर टैलेंट दिया हुआ है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक किताब है, किताब का टाइटल है द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसमें स्वामी विवेकानंद ने ये लिखा हुआ है
that God has given equal talent to every child. It is only the environment that they are able to take out that talent. तो वो environment मिलने के ऊपर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हम इंडिया में अच्छा नहीं करते और बाहर जाके एक्सेल करते हैं. हैं? वो इसका बड़ा फाइनेस्ट एग्जाम्पल. इवन बाहर ये कहा गया है कि इंडियंस जो होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं. यस, तो वो उनको हायर करते हैं. करेक्ट. ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? वो मैंने बताया ना, सिर्फ एक कि- एनवायरनमेंट ऐसा हाँ. नहीं, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है. बिकॉज यहाँ हर एक को प्रायोरिटी क्या है? पैसा. पैसा. ना उनको कंट्री का प्रायोरिटी है, ना उनको कोई समाज का प्रायोरिटी है, ना किसी ह्यूमन बीइंग का प्रायोरिटी है. सो मीन्स जेन्युइनली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स और आवर सोसाइटी एट ऑल. जिस दिन एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जिस दिन जेन्युइन एक बदलाव के लिए कोशिश तैयार हो जाएगी, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा. तो अगर हम सिंपल सी भाषा में, सिंपल से शब्दों में ये कहें तो एजुकेशन का असली मकसद क्या है? The most important, as I said, is the destiny of a nation, is the destiny of a human being. This is the basic purpose of education. The education decides the destiny of a nation. Education decides the destiny of a human being. As I said, is the foundation of everything. इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है. और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का क्वालिटी हम पिछले लास्ट 75 ईयर्स में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे. सैड. इट्स वेरी सैड. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है जिसको GER बोलते हैं, वो अभी 30% है, जबकि डेवलप्ड नेशंस का अराउंड 50-60%. तो हम कितना पीछे हैं. नई एजुकेशन में पॉलिसी में इसको 50% ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर 100 बच्चा 12th पास करता है तो उसमें से अभी आज की डेट में 30 बच्चे ही हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं. 70% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट इनटू हायर एजुकेशन और योर टेक्निकल एजुकेशन. तो उस बच्चे को भी लाने की ज़रूरत है. वो बच्चा पढ़ेगा तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, तभी कुछ इस देश का विकास हो पाएगा. सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? I would say the one line is a selfless self. ओके. If you work selflessly, your self will be served automatically. अगर ये फिलॉसफी हमारे इंस्टीट्यूशंस का हो जाए और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का हो जाए तो मुझे लगता है कि इस एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है हमारे समाज के अंदर. दिस इज व्हाट आई फील एंड दैट इज रिक्वायर्ड. सर, थैंक यू सो मच. Thank you so much for this valuable time, and I'm really pleased and I'm happy to share something whatever I could do on education. Thank you so much. थैंक यू सर. एंड आई होप कि जिसने भी आज ये पॉडकास्ट देखा हो या अभी देख रहे हैं वो यहाँ से इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत कुछ सीख के गए होंगे. Hopefully. टीचर्स भी, इवन स्टूडेंट्स भी. Yes. काफ़ी कुछ सीखा होगा. तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही. अब आपसे मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट, नए एक्सपीरियंसेस के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. मैं हूँ अलीना खान और आप देख रहे थे द रियल टॉक.